आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। टॉप 9 में सबसे पहले बात आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही जंग की। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन नागोर्नो काराबाख में अब भी जंग जारी है। आखिर क्यों दोनों देश अब भी एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं? रूस ने सीज फायर के बाद भी चल रही लड़ाई पर क्या कहा है? जंग से जुड़ी हर खबर देखते हैं टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध में। सीज फायर के बाद भी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। नागोर्नो काराबाख में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कई जगहों पर झड़प हुई है। दोनों ही देशों की सेनाओं ने एक दूसरे को निशाना बनाया है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर आर्मेनिया पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया। अजरबैजान का आरोप है कि सीज फायर के बाद भी आर्मेनिया की सेना ने उसकी पोस्ट पर भारी फायरिंग की। वीडियो के जरिए अजरबैजान ने आर्मेनिया की आर्टिलरी पर भारी फायरिंग का आरोप लगाया है। आर्मेनिया की सेना ने अजरबैजान के ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया। एक के बाद एक हुए इस मिसाइल हमले में अजरबैजान को भारी नुकसान पहुंचा है। मिसाइल हमले से अजरबैजान के कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। अजरबैजान की सेना भी आर्मेनिया के ठिकानों पर जवाबी हमला कर रही। अजरबैजान ने ऐसा ही एक हमला कर आर्मेनिया के टैंकों को तबाह कर दिया। अजरबैजान के हमले में आर्मेनिया के कई टैंक देखते ही देखते तबाह हो गए। हमले में आर्मेनिया के कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि युद्ध विराम के बाद भी अजरबैजान ने अपने ड्रोन हमले नहीं रोके। अजरबैजान के धुआंधार ड्रोन हमले से आर्मेनिया को भारी नुकसान हुआ है। अजरबैजान पर मॉस्को में हुई शांति वार्ता को नजरअंदाज करने का आरोप है। आर्मेनिया ने अजरबैजान के फजूली इलाके को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर दागी गई ये मिसाइलें खेतों में जाकर गिरी। इस मिसाइल हमले में अजरबैजान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सीज फायर के बाद भी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही लड़ाई को लेकर रूस ने चिंता जताई है। रूस के विदेश मंत्री ने आर्मेनिया और अजरबैजान के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की। रूस ने दोनों ही देशों से सीज फायर का सम्मान करने को कहा है। रूस की पहल पर ही दोनों ही देश सीज फायर के लिए तैयार भी हुए थे। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग के दौरान अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अब सीज फायर के बाद अजरबैजान के सैनिक इन इलाकों में खुद को और मजबूत करने में जुटे हैं। अजरबैजान की सेना नए जीते हुए इलाकों में बुनियादी व्यवस्था बनाने में जुटी है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जमीनी जंग के साथ ही सोशल मीडिया पर भी लड़ाई चल रही है। अजरबैजान का आरोप है कि आर्मेनिया ने उनके रक्षा मंत्रालय के नाम पर एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है। अजरबैजान का आरोप है कि इस अकाउंट से उसके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। क्या है रूस के खिलाफ अमेरिका की घातक तैयारी? नॉर्थ कोरिया ने दुनिया को कैसे डराया? समंदर में अब ईरान ने कैसे दी अमेरिका की ताकत को चुनौती? सीरिया में सड़क पर क्यों बहा खून? एर्दोगन अब तुर्की में कौन सी नई साजिश रच रहे हैं? और इजराइल में सड़क पर क्यों उतरे हजारों लोग? देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड ऑन फॉरवर्ड में। रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। रूस पर बम गिराने की प्रैक्टिस के लिए अमेरिका ने अपने 6B-52 परमाणु बम वर्षक विमान 57 बार उड़ाए। ये बॉम्बर की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल से लेस है। ये मिसाइल 2500 किलोमीटर की दूरी से परमाणु बम गिराने में सक्षम है। इसके जरिए ब्रिटेन से ही रूस की राजधानी मॉस्को को निशाना बनाया जा सकता है। उत्तर कोरिया ने सत्तारूढ़ दल की वर्षगांठ के मौके पर दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखाई। सैन्य परेड में नए हथियारों के साथ नई अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल थी। राजधानी प्योंगयांग में घातक ड्रोन विमान और टैंकों का भी प्रदर्शन किया गया। अपनी ताकत का प्रदर्शन कर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम ने अमेरिका को खुली चुनौती दी है। फारस की खाड़ी में अमेरिका की बढ़ती दखलंदाजी का मुकाबला करने के लिए ईरान जल्द ही अपना नया वॉरशिप समंदर में उतारेगा। ईरान का कहना है कि वो समंदर में पर्शियन गल्फ नाम का अपना वॉरशिप उतारेगा। ये वॉरशिप मिसाइल और ड्रोन जैसे घातक हथियारों से लैस होगा। खास बात यह है कि वॉरशिप बगैर रिफ्यूल के बिना 3 बार दुनिया का चक्कर लगा सकता है। सीरिया के इदबिल में 2 आतंकी गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई है। यहाँ तुर्की समर्थक आतंकी गुट हयाल तहरीर अल शाम ने आतंकी संगठन खुरसान अल दीन के ठिकानों पर हमला किया। खुरसान अल दीन अल कायदा से जुड़ा आतंकी संगठन है। 2 आतंकी गुटों के बीच हुई इस खूनी झड़प में कई आतंकी मारे गए। अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में सीरिया के 600 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। ये आतंकी तुर्की की मदद से अजरबैजान की तरफ से लड़ने के लिए नागोर्नो काराबाख पहुंचे थे। तुर्की की मदद से 1500 से भी ज्यादा सीरियाई आतंकी अजरबैजान की तरफ से जंग लड़ने के लिए नागोर्नो काराबाख पहुंचे थे। जापान ने साउथ चाइना सी में नेवल एक्सरसाइज कर चीन को अपनी ताकत दिखाई है। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स ने अपनी 3 वॉरशिप के साथ युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में एक हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, एक सबमरीन भी शामिल थे। साउथ चाइना सी में वर्चस्व को लेकर चीन जापान समेत दूसरे देशों को धमकाता रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। अपने साजो सामान के साथ अमेरिकी सैनिक अब अपने देश लौटने लगे हैं। चंद दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि क्रिसमस तक सभी अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया जाएगा।
तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए नई साजिश रच रहे हैं। तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए एर्दोगन समय से पहले ही चुनाव करा सकते हैं। तुर्की के संविधान के मुताबिक समय से पहले चुनाव कराने पर ही लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहा कोई शख्स तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे इजराइल में हजारों की तादाद में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद नेतन्याहू को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। चीन में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने एक साथ ड्रिल कर किसे डराने की कोशिश की। माइक पॉम्पियो ने चीन को क्या चेतावनी दी है। लेह में भारत के किन फाइटर जेट्स ने ताकत दिखाई है। एलओसी पर पाकिस्तान क्यों लगातार फायरिंग कर रहा है और भारत के खिलाफ इमरान का नया प्रोपेगेंडा क्या है। चीन पाकिस्तान की साजिश से जुड़ी हर बड़ी खबर देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। ताइवान बॉर्डर पर चीन की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने एक साथ एक्सरसाइज की। चीनी सेना के मिलिट्री अभ्यास में यह पहली बार है जब सेना की तीनों विंग ने एक साथ अभ्यास किया हो। ताइवान के साथ चल रही तनातनी के बीच चीन ने ताइवान को डराने के लिए ये युद्ध अभ्यास किया। चीन के J-15 फाइटर जेट्स ने एयर ड्रिल की। एयरबेस से उड़ान भरने के बाद चीन के फाइटर जेट्स एक आइलैंड को निशाना बनाते दिखे। चीन ने ये एयर ड्रिल अपने पड़ोसी देशों को एयरफोर्स की ताकत दिखाने के लिए की है। J-15 चीन की एयरफोर्स में शामिल अहम फाइटर जेट है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि चीन LAC पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। पॉम्पियो ने कहा कि चीन ने LAC पर 60,000 सैनिक तैनात किए हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने क्वाड की बैठक के बाद सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। चीन से बढ़ती तनातनी के बीच भारतीय एयरफोर्स ने लद्दाख में अपनी ताकत दिखाई। लेह एयरबेस से रात के अंधेरे में MiG-29, चिनूक हेलीकॉप्टर और ग्लोब मास्टर ने उड़ान भरी। ड्रिल में अपाचे हेलीकॉप्टर ने भी अपना दम दिखाया। ड्रिल के जरिए एयरफोर्स ने दिखाया कि वो किसी भी दुश्मन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। DRDO ने स्वदेशी प्रोटोटाइप ड्रोन रुस्तम 2 की सफल फ्लाइट टेस्टिंग की है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में रुस्तम 2 ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर 8 घंटे की उड़ान भरी। DRDO ने ड्रोन सेना की मदद के लिए बनाया है। ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मन की तलाश करने, निगरानी रखने और टारगेट पर सटीक निशाना लगाने, यहाँ तक कि सिग्नल इंटेलिजेंस में भी होता है। बॉर्डर विवाद में चीन के सैनिकों ने नेपाल की एक टीम पर आंसू गैस के गोले दागे। नेपाल की ये टीम हुमला जिले के नमखा में सीमा पर लगे पिलर की जांच करने पहुंची थी। टीम का नेतृत्व नेपाली कांग्रेस के नेता जीवन बहादुर शाही कर रहे थे। टीम पर आंसू गैस के गोले तब दागे गए जब ये टीम पिलर नंबर 5, 6, 7 और 8 का निरीक्षण कर वापस लौट रही थी। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। पुंछ सेक्टर के खारी करमाड़ा, कुलपुर, मेंढर और दिगवार में पाकिस्तानी फौज ने सीज फायर तोड़कर भारी हथियारों से फायरिंग की और मोर्टार भी दागे। पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। अपने मुल्क पर कानून व्यवस्था के सवाल पर घिरे इमरान खान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे। कराची में मौलाना आदिल फारूक की हत्या के मामले में इमरान ने भारत को दोषी ठहराया। इमरान ने कहा कि भारत लगातार पाकिस्तान में गड़बड़ी फैलाने की साजिशें कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर जाहिद राशिद भट्ट और उसके साथी आतंकी को मार गिराया। दादूरा कंगन इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाकर दोनों ही आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान मौके से ही तीसरे आतंकी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रॉपर्टी कार्ड लॉन्च करने वाले हैं। हाथरस कांड की जांच जल्द शुरू करेगी CBI। राजस्थान में पुजारी के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। लखनऊ के कोरोना वॉरियर्स को भारतवर्ष का सलाम। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 भारतवर्ष। प्रधानमंत्री मोदी आज स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड लॉन्च करेंगे। इसके जरिए ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक का कार्ड मुहैया कराया जाएगा। आज 6 राज्यों के 1 लाख लोगों को संपत्ति कार्ड मिलेगा। पंचायती राज मंत्रालय ने इसी साल 24 अप्रैल को योजना लॉन्च की थी। योजना के दायरे में आने वाले लोग बैंक से लोन लेने के लिए संपत्ति कार्ड का उपयोग कर सकेंगे। केंद्र ने हाथरस कांड की CBI जांच के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जल्द ही CBI हाथरस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू करेगी। 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले की CBI जांच कराने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी। रेप पीड़िता के परिवार वालों ने CBI जांच का विरोध किया था और जज की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की थी। मध्य प्रदेश के कटनी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सुरक्षा में तैनात जवान ने दूसरे जवान की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी जवान अभी भी फैक्ट्री के अंदर मौजूद है और बीच बीच में फायरिंग कर रहा है। SAF की टीम आरोपी जवान को काबू करने की कोशिश कर रही है। इवनिंग परेड के दौरान दोनों में विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोपी ने साथी जवान की गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्करी गैंग का भांडाफोड़ कर 20 करोड़ की हीरोइन बरामद की है।
पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 ड्रग तस्कर हीरोइन की सप्लाई करने दिल्ली आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैप लगाकर दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। हाथरस कांड के बहाने यूपी में दंगे की साजिश के आरोप में गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों से कल ईडी पूछताछ करेगी। ईडी आरोपियों से पूछताछ कर पता लगाएगी कि यूपी में दंगा भड़काने के लिए कहां-कहां से फंड एकत्रित किया गया और इस साजिश के पीछे और कौन से लोग शामिल हैं। यूपी सरकार ने सेना के रिटायर्ड जवानों को क्लास 2 की सभी नौकरियों में 5% आरक्षण देने का ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी देने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1993 में संशोधन की अनुमति दे दी है। राजस्थान की करौली में जिंदा जलाकर मारे गए पुजारी के परिवार वालों की गहलोत सरकार ने सभी मांगे मान ली हैं। पुजारी के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान और दोषी पुलिसकर्मी और पटवारी को सस्पेंड करने की मांगों को सरकार ने मान लिया है। मांगे माने जाने के बाद पुजारी के परिवार ने धरना खत्म कर दिया है। ये लखनऊ के कोरोना वॉरियर मुन्ना है, जिन्होंने मानवता की मिसाल पेश की है। मुन्ना ने पिछले 6 महीने में कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले 1000 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार किया है। मुन्ना ने बताया कि मृतकों के परिवार के लोग इतने डरे हुए थे कि वो शवदाह तक नहीं आते थे, लेकिन उस समय भी हमने हिम्मत नहीं हारी और जिनका सब साथ छोड़ चुके थे उनका सहारा बना रहा। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 71,000 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें 921 लोगों की मौत हुई है। इनको मिलाकर कोरोना का आंकड़ा 70,51,000 के पार पहुंच गया है, जिनमें 8 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश भर में कोरोना से अब तक 1,08,000 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। और अब आपको दिल्ली मुंबई की खबरें दिखाएंगे। दिल्ली हिंसा मामले में किसे मिली जमानत? दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली कट ऑफ जारी हो गई है। कहां खुदाई के दौरान शव मिलने से सनसनी मची और कहां कार में लगी आग। दिल्ली मुंबई से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 दिल्ली मुंबई। दिल्ली हिंसा केस में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के सहयोगी इरशाद अहमद को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ दिल्ली पुलिस किसी भी तरह का सबूत दिखाने में असफल रही, जिसके चलते आरोपी को जमानत दी गई। दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल के सभी कोरोना मरीजों को एलएनजेपी और अरुणा आसफ अली अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। अस्पताल के डॉक्टर्स ने वेतन न मिलने के चलते हड़ताल की चेतावनी दी थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने सभी कोरोना मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था। दिल्ली के आदर्श नगर प्रेम प्रसंग मामले में मृतक राहुल के घर के बाहर के 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिससे साफ है कि पिटाई के बाद राहुल को अंदरूनी चोटें आई थी। घर आने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ती गई और उसकी मौत हो गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के लिए एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए पहली कट ऑफ आनी शुरू हो गई है। सोमवार से दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस साल 70,000 सीटों पर ड्यू में एडमिशन दिए जाएंगे। कोरोना के चलते एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन ही होगी। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो ने दिल्ली की मालवीय नगर मेन मार्केट में बाबा का ढाबा चलाने वाले बुजुर्ग की जिंदगी बदल दी है। 2 दिन पहले जहां ये बुजुर्ग दंपति खाना बेचने के लिए मशक्कत कर रहे थे, वहीं अब यहां ग्राहकों की लाइन लगी है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना विज्ञापन और प्रचार करने में भी जुटी हैं। मुंबई से सटे कल्याण में जमीन की खुदाई के दौरान शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। बालधुनी में रेलवे कैंटीन बनाने के लिए जमीन की खुदाई हो रही थी, तभी मजदूरों को शव दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने हत्या करके शव को जमीन में गाड़ दिया था। बॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर राकेश रोशन पर 20 साल पहले हुए हमले में शामिल एक शार्प शूटर को महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तार किया गया। यह आरोपी 3 महीने पहले पैरोल से फरार हो गया था। आरोपी के खिलाफ हत्या के 11 मामले और हत्या की कोशिशों के 7 केस दर्ज हैं। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई। हादसे के चलते दहिसार टोल नाका पर ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी देर में आग पर काबू पाया। कार में आग कैसे लगी, मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है। मुंबई में मूर्ति बनाने वाले लॉकडाउन के बाद भी अपने कारोबार को लेकर परेशान हैं। इस साल कोरोना के कारण ग्राहक कम हैं। कलाकारों का कहना है कि उनकी बिक्री में लगभग 50% की कमी आई है। इसके अलावा कलाकारों का कहना है कि मूर्तियों की ऊंचाई पर प्रतिबंध लगाने की वजह से आमदनी कम हो रही है। और अब बात बिहार चुनाव की करेंगे। आज बिहार में कहां चुनावी रैली करेंगे जेपी नड्डा? कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कौन कौन है शामिल? कब आएगी बीजेपी के उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट? जेडीयू के किस उम्मीदवार ने लौटाया सिंबल? बागियों को बीजेपी ने क्या संदेश दिया? बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार में।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से बिहार में पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। नड्डा आज गया के गांधी मैदान में दोपहर 2 बजे चुनावी सभा करेंगे। गया में चुनावी सभा करने के पहले जेपी नड्डा पटना के महावीर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। जल्द ही बीजेपी बिहार में उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी करेगी। बिहार बीजेपी ने अपने बागी नेताओं को पार्टी में वापस लौटने की चेतावनी दी है। बीजेपी ने कहा कि अगर बागी नेता 12 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक पार्टी में वापस नहीं लौटते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बीजेपी के कई नेता पार्टी से बगावत कर एलजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा समेत 30 नेताओं के नाम शामिल हैं। टिकट बंटवारे के साथ ही जेडीयू में कई उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा ने सिंबल लौटा दिया। मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध हो रहा था। मनोज कुशवाहा कुडनी से चुनाव जीतते थे, लेकिन इस बार उन्हें मीनापुर से उम्मीदवार बनाया गया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर दिवंगत रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग की है। जीतन राम मांझी ने अपने पत्र में लिखा कि पासवान ने समाज के हर तबके के लिए काम किया है, इसलिए उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। आरजेडी ने तीसरे चरण के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। तीसरे चरण के लिए आरजेडी ने सराय रंजन से अरविंद कुमार सहनी, गायघाट से निरंजन राय, नरपतगंज से अनिल कुमार यादव, निर्मली से यदुवंश यादव, सुरसंड से अबू दोजाना को सिंबल दिया है। बिहार में तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों के लिए 1090 उम्मीदवारों का पर्चा जांच में सही पाया गया है। पहले चरण के लिए 1354 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा था। जांच में 264 उम्मीदवारों का नामांकन गलत पाया गया। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होना है। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच सुरक्षा अधिकारियों ने पटना जंक्शन से 8 करोड़ 42 लाख रुपए के सोने के साथ मिथिलेश नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया है। मिथिलेश के पास से 2,30,000 रुपए नकद भी बरामद किया गया। पुलिस मिथिलेश से पूछताछ कर रही है। और अब देश विदेश की खबरें आपको दिखाएंगे। ताइवान समर्थकों और सुरक्षा गार्ड्स के बीच क्यों हुई भिड़ंत, कहां जंगल में लगी आग हुई बेकाबू, मॉस्को में क्यों खुले बंद हो चुके हॉस्पिटल और दौड़ती कार बन गई आग का गोला। देश विदेश की अन्य खबरें देखते हैं टॉप 9 देश विदेश में। ताइवान समर्थकों और सुरक्षा गार्डों के बीच डबल 10वें दिन भिड़ंत हो गई। विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के उल्लंघन को लेकर आशंकाओं के बीच आयोजकों ने पहले ही साइट पर ताइवान के झंडे को प्रदर्शित करने और अन्य प्रमुख आयोजनों को बंद कर दिया था। लेबनान के जंगल में लगी आग बेकाबू होती जा रही है। आग से निपटने के लिए फायर फाइटर्स कई दिन से जुटे हुए हैं। आग के चलते दर्जनों एकड़ जंगल अब तक स्वाहा हो चुके हैं। आग और धुएं के चलते आसपास के इलाके के लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी अरब और ईरान में तनाव बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब ने यमन के हुती विद्रोहियों की तरफ से नजरान शहर पर किए गए ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है। ईरान हुती विद्रोहियों का समर्थन करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवर्तन कानून के समर्थन में शांतिपूर्ण विरोध का स्वागत किया। ट्रंप ने कहा कि मैं अब ठीक महसूस कर रहा हूं और प्रार्थनाओं के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। हम दवाई और टीके के लिए ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। रूस के मॉस्को में रिकॉर्ड कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों को देखते हुए अस्पतालों को फिर से खोलना पड़ा। रूस में एक दिन में 12,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए। मॉस्को फिर महामारी का केंद्र बनता जा रहा है। शहर के मेयर का कहना है कि छात्रों और बुजुर्गों को घर में ही रहना चाहिए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। मुंबई से उरण की ओर जा रही स्विफ्ट कार में अचानक आग लग गई और कार धूं धूं कर जलने लगी। आग लगते ही ड्राइवर और कार सवार दोनों ने कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगने की आशंका है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में टिकट न मिलने से नाराज पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सचिन नायक के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला की पिटाई कर दी। देवरिया से कांग्रेस ने मुकुंद भास्कर को प्रत्याशी बनाया है, जिसे लेकर महिला ने सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जारचा एनटीपीसी प्लांट में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान एनटीपीसी परिसर में काम करने वाले और आवासाई परिसर में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज अपना 78वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके एक फैन ने अपनी पूरी ऑटो रिक्शा को बिग बी की पिक्चर से सजाया है और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। शहंशाह के जन्मदिन के मौके पर उनके फैंस मुंबई में उनके घर के बाहर जुटते हैं
और उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।